बहुत सारे स्टूडेंट्स का आईसीएमआर एसटीएस का प्रपोजल इसलिए सिलेक्ट नहीं होता क्योंकि उन लोग एग्जैक्ट आईसीएमआर के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं। आज हम लोग आईसीएमआर एसटीएस के एग्जैक्ट फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि एक प्रपोजल कैसे बनाना है करके, वो भी आईसीएमआर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रेफरेंस में लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक मिस्टेक क्लियर कर लो, प्रपोजल में कुछ भी नाम, कॉलेज, फोन नंबर, अपना कोई भी पर्सनल डिटेल प्रपोजल में नहीं लिखना है। अगर लिखा तो डायरेक्ट रिजेक्शन। सिर्फ आपको रेफरेंस आईडी लिखना है, वो भी टॉप लेफ्ट पर, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। आईसीएमआर एसटीएस प्रपोजल का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीएमआर एसटीएस प्रपोजल का स्टार्टिंग होता है टाइटल के साथ। टाइटल आपको 25 वर्ड्स मैक्सिमम लिखना है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपको वर्ड लिमिट दिया गया है उतने में ही आपको रहना है। अगर आपने उससे ज्यादा किया, आपका चांसेस बढ़ जाता है आईसीएमआर एसटीएस प्रपोजल का रिजेक्ट होने का। तो पहला चीज था टाइटल, जो कि है 25 वर्ड्स का। दूसरा चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको 300 वर्ड्स का लिखना है। तीसरा चीज है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी आपका 800 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पांचवा है इम्प्लीकेशन या आउटकम, वो आपका 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और छठवा है रेफरेंस, जो कि आपका वैंक्यूअर स्टाइल में ही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए टाइटल के बारे में हम लोग बात कर लेते। टाइटल या फिर टॉपिक के रिलेटेड मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया है, जिसको आप अभी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और यहाँ आई बटन से आप क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। तो टाइटल के बारे में पूरा डिटेल आप उस वीडियो से देख लीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। आपको इसको बहुत ध्यान से लिखना है। इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। पहला चीज है बैकग्राउंड, आपका स्टडी का क्या बैकग्राउंड है, वाई प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट। तीसरा चीज है गैप इन द नॉलेज, वाई योर स्टडी इज नीडेड, आपका स्टडी इतना जरूरी क्यों है। अगर मान लीजिए आप डायबिटीज पे स्टडी करें तो आपको स्टार्ट ऐसा करना है कि डायबिटीज इज अ ग्रोइंग हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, हाउएवर द डाटा इन द रीजन इज लिमिटेड। जैसे कि आप रायपुर में कर रहे हैं तो आपको बताना है कि पहले बहुत सारी स्टडी हो चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में स्टडी हो चुके हैं, मुंबई में स्टडी हो चुकी है, लेकिन आपको बताना है कि वहाँ स्टडी हुई है लेकिन स्टडी बहुत लिमिटेड है और रायपुर में अभी तक नहीं हुई है। रायपुर में जो स्टडी है वो बहुत लिमिटेड है। आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। ऑलवेज एंड विथ देयरफॉर दिस स्टडी एम्स टू डैश, मतलब जो भी आपका टॉपिक रहेगा, जो अभी तो आपका टॉपिक का जो एम रहेगा उसके साथ आपको एंड करना है। ऑब्जेक्टिव को आपको एकदम स्पेसिफिक और क्लियर रखना होगा। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आपको ये सब शब्द यूज करना पड़ेगा, लाइक टू डिटरमाइन, टू असेस, टू कंपेयर द ग्रुप्स। जैसे कि एग्जांपल टू डिटरमाइन द प्रिविलेज, टू असेस द रिस्क फैक्टर, टू कंपेयर द ग्रुप्स। ऐसे 3-4 ऑब्जेक्टिव इनफ होते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखिए और दूसरा एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रखिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आपका मेन है उसी को ही रखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपको डायबिटीज शुगर लेवल का आपको पता करना है एक पॉपुलेशन में, वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अगर उसके साथ साथ अगर जैसे कि कोई आपने स्क्रीनिंग कर है डायबिटीज़ का, उसके साथ आपने हाइपरटेंशन का भी स्क्रीनिंग कर लिया, तो आपको सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आपके डायबिटीज़ के स्टडी के साथ आपको डायबिटीज़ का डाटा तो मिल ही रहा है, उसके साथ अगर आपको हाइपरटेंशन का भी डाटा मिला है तो जो डायबिटीज़ का जो डाटा है वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है जो हाइपरटेंशन के साथ, उससे आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही रखें, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट रखना प्लीज अवॉइड करें। चौथी चीज जो हम लोग बात करेंगे वो है मेथोडोलॉजी के बारे में। मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रपोजल सिलेक्ट होगा कि नहीं ये आपके मेथोडोलॉजी पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो मेथोडोलॉजी में बहुत सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रख। तो पहला पॉइंट है स्टडी डिजाइन। ये बताता है कि आप स्टडी कैसे करोगे। तो बहुत सारे स्टडी डिजाइन होते हैं, इसको आप एक आध यूट्यूब में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ये पीएसएम का टॉपिक है, बट आप थोड़ा सा नॉलेज अपना बढ़ाने के लिए यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी डिजाइन। आपको मोस्टली क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही करना होता है या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी करना होता है। अगर मैं छोटा मोटा डिफरेंस बता दूं तो 2 टाइप के स्टडी डिजाइन होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल या फिर इंटरवेंशनल स्टडी में आप क्या करते हैं कि कोई भी ड्रग्स देते हैं या फिर कोई भी इंटरवीन करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल या फिर इंटरवेंशनल स्टडी में आ जाता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आ जाता है जैसे कि आप किसी भी पर्सन को फॉर्म दे रहे हैं फिल करने के लिए, अगर आप गूगल फॉर्म से कोई भी डेटा कलेक्ट करें तो वो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहलाता है। तो इसको आपको क्लियर में रखना है कि आपको एक क्रॉस सेक्शनल और ऑब्जर्वेशनल स्टडी करना है, जो कि यूजी लेवल से एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरा चीज़ है स्टडी एरिया और स्टडी सेटिंग। यह चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि आपका स्टडी एरिया क्या है या फिर आप अपना स्टडी कहाँ पर कर रहे हैं। अवॉइड करें अपने कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम लिखना। ट्राई करें कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। द स्टडी विल बी कंडक्टेड इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है स्टडी पॉपुलेशन। आपके स्टडी में स्टडी पॉपुलेशन कौन है, मतलब किन लोगों पे आप स्टडी कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एडोलेसेंट गर्ल्स एजेड
10 to 19 ईयर्स अटेंडिंग ओपीडी। तो एक स्पेसिफिक स्टडी आपको बता देता है कि जिनका एज है 10 से 19 ईयर, आप उन पे ही स्टडी कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा बताना पड़ेगा कि आप इन पे स्टडी कर रहे हैं। व्हाट आर द एज, व्हाट आर द ग्रुप्स और व्हाट आर द कंडीशन, सबको आपको क्लियरली डिफाइन करना है। चौथा चीज़ जो आपको देखना है मेथोडोलॉजी में, वो है सैम्पल साइज। सैम्पल साइज आपका स्टडी टू स्टडी वेरी करेगा। इसके लिए आप अपने पीएसएम के प्रोफेसर या फिर पीएसएम डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिशियन से बात कीजिए कि आपके स्टडी के हिसाब से आपका सैम्पल साइज क्या रहेगा। ट्राई कीजिए कि छोटे सैम्पल साइज वाले ही स्टडी करें आप, जिसके लिए आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका भी टाइम बचेगा और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है सिलेक्ट होने की कम सैम्पल साइज वाले स्टडीज़ की। पांचवी चीज़ जो आपको मेथोडोलॉजी में लिखना है वो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि आप किनको इंक्लूड करेंगे अपने स्टडी में और किनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे अपने स्टडी में। लाइक कि जो लोग कंसेंट देंगे आप उन्हीं को ही इंक्लूड करेंगे अपने स्टडी में, जो लोग कंसेंट नहीं देंगे उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएंगे। सिक्स्थ की आपको लिखना पड़ेगा डेटा कलेक्शन मेथड। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें आप बताओगे कि आप एक क्वेश्चनर मेथड से कर रहे हो, कि आप क्लिनिकल वैल्यूज़ को लिख रहे हो या फिर आप लैब वैल्यूज़ को लिख रहे हो, इसको आपको क्लियरली आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा विल बी कलेक्टेड यूजिंग अ डिजाइंड क्वेश्चनर एंड अ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, आप ऐसा लिख सकते हैं। ऑल्सो मेंशन द व्हाट आर द टूल्स एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू आर यूजिंग। सेवेंथ पॉइंट इज डेटा एनालिसिस। आपको बताना पड़ेगा कि आप उस डेटा को कैसे एनालाइज करोगे, लाइक आप उसके चार्ट्स बनाओगे, कि आप उसका मीन लोगे या फिर आप उसको एक परसेंटेज के फॉर्म में रखोगे, तो आपको ये क्लियरली पूरा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डेटा विल बी एनालाइज यूजिंग परसेंटेज एंड मीन वैल्यूज, ऐसा आप लिख के खत्म कर सकते। एथ पॉइंट इज एथिकल कंसंट्रेशन। आपको कंसेंट देना पड़ेगा और जो भी आपको डेटा मिलेगा उस आपको एक कंसेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसको आपको जो भी आप डेटा लेंगे उनसे आपको साइन करवाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो एक कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो किसी को भी लीक नहीं किया जाएगा। ओके, सो इम्प्लीकेशन और आउटकम में आपको क्या लिखना है कि आपके स्टडी के बाद उसका क्या एक आउटकम आ सकता है, उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसको आपको बताना है। लाइक अवेयरनेस इंप्रूव होगा, डेटा मिलेगा या फिर पॉलिसी मेकिंग में वह हेल्प करेगा। लास्ट में आपको रेफरेंसेस लिखने हैं जो कि आपको साइट करने होते हैं। साइट कैसे करते हैं वो आप यूट्यूब में एक बार सर्च मार सकते हैं, टू हाउ द साइट रिसर्च पेपर, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपको देख के आप अपने रेफरेंसेस में साइट कीजिएगा। आप यूज़ कर सकते हैं पबमेड, गूगल स्कॉलर, और जो भी आप लिखेंगे रेफरेंस उसको वैनक्योर स्टाइल में ही लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वैनक्योर स्टाइल में ही लिखना है। रैंडम वेबसाइट्स को यूज़ मत करो। फाइनल मैसेज जो मेरे तरफ से रहेगा, आपको आईसीएमआर को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको आईसीएमआर को कन्विंस करना है। सो बेस्ट प्रपोजल इज सिंपल, क्लियर प्लस प्रैक्टिकल प्रपोजल इज गारंटीड सिलेक्शन। ऐसा भी नहीं है कि आपने अच्छा प्रपोजल बनाया तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है, क्योंकि बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होते हैं। सिर्फ 2% प्रपोजल ही सिलेक्ट होते हैं। अगर आपका प्रपोजल सिलेक्ट नहीं हो पाता कोई भी कारणवश, तो कोई बात नहीं, हार मत मानिएगा। ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, कि बहुत सारे और चांसेस आएंगे लाइफ में जिसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा।